हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि दिसंबर से आपको कौन सा मिस्टेक नहीं करना चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए कि एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज आए। क्योंकि क्या होता है कि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मेरे भाई होते हैं, कि एग्जाम में बिल्कुल कम समय बच चुका है, केवल 40 से 50 दिन ही बच चुका है और हमेशा घबरा जाते हैं, हमेशा भयभीत हो जाते हैं और इस कम समय में घबरा कर ये कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, कुछ ऐसा मिस्टेक कर देते हैं आप लोग कि एग्जाम में आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे दोस्त, जो हम बताएंगे, जो टिप्स बताएंगे, जो टेक्निक बताएंगे कि आपको एग्जाम की तैयारी अभी से 40 से 50 दिन का जो समय बचा हुआ है, इसमें कैसे करना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ऑब्जेक्टिव को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, या यदि आप बिहार टॉपर बनना चाहते हैं, या स्टेट टॉपर बनना चाहते हैं, या 10 टॉपर के श्रेणी में आना चाहते हैं, या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हैं, या एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त अभी से आपको किन किन चीजों पे विशेष ध्यान देना है, इन्हीं तमाम टॉपिक्स के बारे में, इन्हीं तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, यदि आप भी इन तमाम समस्याओं से परेशान हैं, इन तमाम डाउट से आपके मन में डाउट घूम रहा है, तो मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। और आज का क्लास जो आप कीजिएगा ना, आपके एग्जाम में 110% एक बेहतर अंक आपको स्कोर जरूर करवाएगा। तो ये आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लिया जाए मेरे दोस्त कि अभी क्या होता है कि दिसंबर से अभी कौन कौन सा आपको काम करना चाहिए, किस टेक्निक को अपनाना चाहिए कि एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज आए, एक बेहतर अंक आए। आपके लिए पूरा प्लानिंग यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स आपको दिख रहा है, पूरा प्लानिंग के साथ यहाँ पे बताएंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम होगा ना दोस्त, आपको अपने एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। और हमको पता है, मुझे पता है, क्योंकि हम एग्जाम दे दिए हैं। तो एग्जाम जब दिए हैं ना, तो इस टाइम जब हम भी क्लास 12 में थे और अपना स्टडी कर रहे थे, तो हम भी कई सारा मिस्टेक किए हैं, कई सारा गलती किए हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि जब आप भी एग्जाम देने जाइए और इस तरह का मिस्टेक कीजिए और एग्जाम के बाद आपको भी पछतावा हो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला मिस्टेक और सबसे बड़ा मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट, जो अक्सर मेरे दोस्त होते हैं, वो हमेशा करते रहते हैं, जो कि एक कॉमन मिस्टेक है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या होता है कि कोचिंग जाना बंद कीजिए। क्या कीजिए, अभी का जो आपके पास समय है, दिसंबर आ चुका है, क्या दिसंबर आ चुका है, और दिसंबर आ चुका है मतलब आप समझिए कि आपका एग्जाम के डेट तो फिक्स हो गया है कि 1 फरवरी से आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपका एग्जाम का डेट फिक्स हो गया और दिसंबर आ गया, केवल आपके पास 40 से 50 दिन का ही समय बचा हुआ है। तो 40 से 50 दिन का समय बचा हुआ है, तो इसमें भी आप कोचिंग जाइएगा, कोई क्लास कीजिएगा। तो आपको ऐसा काम नहीं करना। अभी से क्या करना होगा कि आप जहां भी ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं, क्लास जा रहे हैं, या ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, वो क्लास वगैरह को करना सब बंद कर देना है। बिल्कुल अपना सेल्फ स्टडी पे आ जाना है, क्लास जाना बंद कर देना है, कोचिंग जाना बंद कर देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको अभी से अपना सेल्फ स्टडी करना। और आपको पता होगा कि एग्जाम में वही काम देगा जो आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा। और यहाँ पे इतना तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं कि आप लोग, आपका क्या है कि 11 से 12 महीना आप लोग पढ़े हैं पूरा सिलेबस, तो पूरा सिलेबस नहीं खत्म हुआ तो 1 महीना आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। इससे बढ़िया 100 गुना है कि आप जितना पढ़े हैं उतना रहने दीजिए। बस आपको क्या करना होगा, अपना अपना कोचिंग क्लास जाना बंद कर दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि अभी से आपका टाइम बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो आप बोलिएगा कि भैया आप तो बोल रहे हैं क्लास बंद कर देने के लिए, क्लास नहीं जाने के लिए, तो अब हमें करना क्या चाहिए, हमें कैसे स्टडी करना चाहिए? तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं कि अभी आपको कैसे स्टडी करना चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पे पहला काम किया कि कोचिंग आप लोग जाना बंद कर दिए। एकदम मेरा सजेशन है, बड़ा भाई मान करके आप इस सजेशन को एक्सेप्ट कीजिए। एकदम सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम के बाद आपको काफी यहाँ पे बेनिफिट्स इसका होने वाला है। तो उसके बाद दूसरा यहाँ पे काम क्या आता है, दूसरा चीज है कि सभी सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान दीजिए। क्या कीजिए कि सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान दिए। सबसे पहला काम यहाँ पे एक चीज और इससे पहले कीजिएगा कि सबसे पहले क्या, कोचिंग देना बंद किए। उसके बाद अपने अंदर झांक करके देखिए, अपने आप पे आप बात कीजिए कि आपका सिलेबस कितना प्रतिशत कंप्लीट है। क्या आपका सिलेबस कितना परसेंट कंप्लीट है? आप लोग सब्जेक्ट वाइज देखिए। आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के हो या आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, जिस भी स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना हो, आप अपना सिलेबस देखिए। मान लिया जाए कोई लड़का एक है साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है, तो उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से सब्जेक्ट होगा, 5 गो टोटल होगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले हिंदी उठाइए,
हिंदी में आप देखिए कि हमारा कितना चैप्टर कंप्लीट है, कितना चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, कितना चैप्टर का सब्जेक्टिव कंप्लीट है। उसके बाद इस तरह से अपने आप पे गौर कीजिए, हर एक सब्जेक्ट में देखिए, और उसके बाद आपको लगता है कि मेरा जितना कंप्लीट है और कौन कौन चैप्टर कंप्लीट नहीं है, कौन सब्जेक्ट कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा तैयार नहीं है, उस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान दीजिए, उस सब्जेक्ट पे आप ज्यादा फोकस कीजिए और उसको कंप्लीट करने का प्रयास नहीं कीजिए। आपको बस अपना काम वही करना है जो एग्जाम पैटर्न हो, क्या एग्जाम में जो पूछा जाता है आपको उसी के अनुसार अभी स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपको एक बेहतर अंक आएगा। जैसे मान करके चलते हैं कि आपका हिंदी है, तो हिंदी का एग्जाम पैटर्न क्या हो रहता है, हिंदी में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको सबसे पहले देखिए, उसको एनालिसिस कीजिए। इसके लिए क्या कीजिएगा, आप अपना क्वेश्चन बैंक उठाइए या क्वेश्चन पेपर निकालिए ना मेरे दोस्त, कोई भी क्वेश्चन पेपर है इस तरह से निकालिए और देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि आपको पढ़ना वही है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग पाइएगा कि आपसे क्या कि 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50% सब्जेक्टिव रहेगा। तो इस तरह से आप देखिएगा, निबंध पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, तो इसी सब के ऊपर आपको काम करना है। तो सबसे पहला यही है कि अपना सिलेबस को आप लोग एनालिसिस कीजिए कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है, आपका कौन सा चैप्टर कंप्लीट है, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आपको कमजोर है। जिस सब्जेक्ट आपको कमजोर रहेगा उस पर आपको मेहनत करना होगा। और तीसरा चीज आपको बताइए कि सभी सब्जेक्ट पे आपको बराबर ध्यान देना होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब मैं भी क्लास 12 में था, अपना एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं कि क्या होता है कि हमको सबसे ज्यादा एंजॉय लगता था, अच्छा लगता था मैथ पढ़े में, तो हम मैथ बनाते रहते थे और किसी सब्जेक्ट को आधे नहीं करते थे। तो आपका यही होगा, अभी जानते हैं अभी का जो समय होगा, आप आध करने के लिए बैठिएगा नहीं तो आपको आध करके नहीं मन करेगा, आपको लगेगा लेते हैं नोट्स बना लेते हैं फिजिक्स का, आप लोग बैठिएगा लगेगा कि क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस कर मैथ का। तो आपको इस तरह का मिस्टेक नहीं करना, इस तरह का गलती नहीं करना, क्योंकि जितना आपको याद होगा, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वही आपके एग्जाम में काम देगा। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ पे यही है मेरे भाई कि आप क्या कीजिए, सभी सब्जेक्ट पे कॉमन ध्यान दीजिए। और आपको पता है कभी आप मैथ में 98 नंबर ले आइएगा और हिंदी में आपका 70 रहेगा, तो आपका ओवरऑल जो परसेंटेज बनेगा ना पूरा गिर जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि केवल आप 80 नंबर क्यों ना लाएं, लेकिन 80 सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी आपका 400 अंक आ सकता है। और ओवरऑल परसेंटेज जो बनता है आपका टोटल जो सब्जेक्ट होता है, टोटल सब्जेक्ट के अनुसार बनता है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे चौथा जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और अक्सर स्टूडेंट, अक्सर विद्यार्थी परेशान रहते हैं, आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, अपना बुक को फिक्स कर भी नहीं करते हैं। क्या अपना जो बुक होता है, आपका जो बुक लिस्ट होता है, उसको फिक्स नहीं करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या पढ़ना है, आपको सब्जेक्टिव के लिए क्या पढ़ना है, आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है या नहीं पढ़ना। इस तरह से अपना आप रिसर्चर्स को, आपका जो भी रिसोर्स होता है उसको फिक्स नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सजेशन यही यहाँ पे यही रहेगा मेरे दोस्त कि सबसे पहले अपना बुक को फिक्स कीजिए कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या पढ़ना है, आपको सब्जेक्टिव के लिए क्या पढ़ना है, आपको क्वेश्चन बैंक कौन सा पढ़ना है, आपको मॉडल पेपर कौन सा पढ़ना है। और मेरा ऐसा सजेशन, पर्सनली ओपिनियन यही रहेगा मेरे दोस्त कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यदि आप एग्जाम में एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो जब तक आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप एक बेहतर अंक नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को स्कोर अच्छा कीजिए, बेहतर कीजिए। और आपका टारगेट होना चाहिए कि यदि हिंदी में 50 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना 50 अंक के, तो 50 में से 50 लाना है। इंग्लिश में 50 पूछा जाता है तो इंग्लिश में 50 में से 50 लाना है। इस तरह से अपना टारगेट फिक्स कीजिए और ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप करने का प्रयास कीजिए। और ऑब्जेक्टिव जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही आपको एक बेहतर परसेंटेज आएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करें भैया, कौन सा बुक यहाँ पे बताएं, आप बता दीजिए कौन सा बुक, किस बुक से अपना स्टडी करें। तो यह लास्ट सजेशन वीडियो होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। आप क्या कीजिएगा मेरे दोस्त कि आप क्या कीजिएगा, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना हो, ऑब्जेक्टिव के लिए बुक ले लीजिएगा। मार्केट में जाइएगा कि बोलिएगा दुकानदार से कि भैया ऑब्जेक्टिव के लिए बुक दीजिए, आपका जो भी यहाँ पे मीडियम होता है, इंग्लिश हो तो इंग्लिश वाला लीजिएगा और हिंदी हो तो हिंदी वाला लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप पर्सनली बुक लीजिएगा और वैसा बुक लीजिएगा जिसमें कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है। क्या चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है। तो एक वो बुक लीजिएगा ना, तो आपका जितना भी सब्जेक्ट रहेगा ना टोटल उसी में रहेगा, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ज्यादा उसका प्राइस भी नहीं रहेगा, 100 से 150 रुपया के आसपास में आएगा। तो आपको इतना इन्वेस्ट अपने ऊपर करना चाहिए, इतना खर्चा अपने ऊपर करना चाहिए कि एक ऑब्जेक्टिव का बुक लीजिए,
ऑब्जेक्टिव का बुक लीजिएगा एकदम कंफर्म। एक बुक लिए ने तो एक बुक से ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए, ना ही वो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बैंक तक नहीं पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है कि जो आप बुक लीजिएगा ना उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन 2011 से 2024 तक पूछा गया सभी क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्वेश्चन बैंक भी ऑब्जेक्टिव में पढ़े जरूरत नहीं है। उसके बाद उस चैप्टर का जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ना सभी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, जो 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सभी को यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। उसके बाद सबसे पहले कि जो ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के द्वारा सबसे पहले उसको आप तैयार कीजिए। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव बच गया उसको भी तैयार करना, मतलब ऑल ओवर आपको समझा जाए कि एक चैप्टर में जितना ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है ना उसको 110% रट जाना है। और सबसे ज्यादा जरूरी आप कुछ रटे या ना रटे जो पिछला साल पूछा गया उसको जरूर रट लेना। और इसी तरह से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में काम करना है, हर एक सब्जेक्ट में इसी तरह से काम करना है और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। और ऑब्जेक्टिव के लिए इधर उधर आपको कहीं नहीं भटकना है। और आप में से कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, कई ऐसे मेरे बहनें होती है जो हमेशा हमेशा गलती करते हैं या गलती करते रहते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग 5-6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिएगा, हिंदी का, 5-6 को इंग्लिश का, 5-6 को केमिस्ट्री का। आप अपने आप में मोटिवेट रहिएगा कि मेरा भैया ऑब्जेक्टिव 110% कंप्लीट है और ऑब्जेक्टिव में हम 50 में से 50 स्कोर करेंगे। लेकिन ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है, झूठा मोटिवेशन में आपको नहीं रहना है। आपको काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना होगा कि आपका जितना भी चैप्टर रहेगा ना उतना पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयार करना होगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा जो भी क्वेश्चन तैयार किया जाता है आपका पूरा सिलेबस से रहता है, आपका पूरा चैप्टर से रहता है। जब आप पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिएगा तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा कहां से, पूछा जाएगा कहां से। जो भी क्वेश्चन आता है अपना आपका सिलेबस से ही आता है, आपका बुक से ही आता है। तो इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग स्टडी मतलब डायरेक्शन लेस नहीं कीजिए, डायरेक्शन लेस स्टडी नहीं कीजिए। अपना स्टडी जो है एक फिक्स डायरेक्शन में कीजिए, पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए। 110% मैं यह गारंटी देता हूं या लिख करके देता हूं कि एग्जाम में आपको 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे वो आप हिंदी हो तो 50 में 50 आएगा, इंग्लिश में भी 50 आएगा और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहेगा तो उसमें 35 में से तो 35 आइडिया करेगा। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करना है और ऑब्जेक्टिव के लिए इधर उधर नहीं भटकना है। और एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके साथ होते रहता होगा ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव हो, आप हमेशा परेशान रहते होंगे कि भैया न्यूमेरिकल कैसे करें, न्यूमेरिकल कंप्लीट करें या ना करें। तो देखिए मेरे दोस्त, आपको मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव को न्यूमेरिकल को नहीं पढ़िए। न्यूमेरिकल को पढ़ना अच्छा बात है, लेकिन जानते हैं आपको अभी बेवकूफी नहीं करना। एग्जाम में कितना न्यूमेरिकल पूछेगा, 2 से 3 वो न्यूमेरिकल पूछेगा। तो 2 से 3 न्यूमेरिकल के लिए आप अपना दिमाग काहे खराब कीजिएगा। तो आपके पास ऑप्शन जब डबल रहेगा तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आपको न्यूमेरिकल के ऊपर काम नहीं करना है तो काम नहीं करना है। सबसे पहले जो सीधा सीधा क्वेश्चन दिया रहता है उतना ही आपको काम करना है। बस ऑब्जेक्टिव के लिए इतना आप काम कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए हाँ तो बुक आपको बता दें कि कौन सा बुक लीजिएगा। उसके बाद जानते हैं सबसे ज्यादा जरूरी चीज यहाँ पे आता है सब्जेक्टिव के लिए। और सब्जेक्टिव के लिए हमेशा आपको बात करते हैं कि आपको 2 बुक लेना है भैया। कौन सा बुक लेना है, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक लेना है और दूसरा का लेना है मॉडल पेपर लेना है। तो मॉडल पेपर आप लोग पूछिएगा कि भैया ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ है बिहार बोर्ड का, तो अभी ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ है तो आप क्या कीजिए, टारगेट का मॉडल पेपर लीजिए। उसमें 5 को सेट दिया हुआ रहता है, 5 सब्जेक्ट का 5 सेट हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट कीजिएगा, एक बेहतर परसेंटेज आपको जरूर आएगा। तो क्वेश्चन बैंक में आपको काम क्या करना है और मॉडल पेपर में आपको काम क्या करना है, मेनली हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव के ऊपर नहीं काम करना है, आपको सब्जेक्टिव के ऊपर काम करना है। तो जो भी क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया सब क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लीजिएगा। और आपका मॉडल पेपर जो रहेगा ना उसमें ऑब्जेक्टिव रहे चाहे सब्जेक्टिव रहेगा, 5 को सेट दिया हुआ रहेगा, 5 सेट एकदम 110% आपको कंप्लीट कर लेना है। और आपको पता है भी है कि आपको क्या कि सब्जेक्टिव के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको इधर उधर नहीं भटकना है। हम जो गेस क्वेश्चन आपको करके दिए, फिजिक्स का लगभग चैप्टर का हम करिए दिए गेस क्वेश्चन, केवल उस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा ना तो एग्जाम में उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी से 2 अंक वाला पूछेगा और 5 अंक वाला भी गेस कर देंगे। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक में काम आपको किस पे करना है, सबसे पहला काम किस पे करना है, आपको हिंदी पे करना है, आपको इंग्लिश पे करना है काम, बस। बाकी बात फिजिक्स और केमिस्ट्री जो रहेगा ना उसको हम सॉल्यूशन कराए दिए हैं, उसमें
गेस क्वेश्चन आपको बताए दिए हैं, तो इसलिए उसके ऊपर उसके लिए इधर से उधर आपको भटकना नहीं है। और यदि आप अपने से वहां पे क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन बैंक कीजिए और मॉडल पेपर कीजिए, सब्जेक्टिव 110% कंप्लीट है और इससे ज्यादा आपको बुक फॉलो नहीं करना है। तो सीधा साधी एक शब्दों में कहा जाए मेरे दोस्त, आपको क्या करना होगा, अपना बुक को फिक्स करना होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए एक बुक ले लीजिए मार्केट से, उसके बाद क्वेश्चन बैंक हर हाल में पढ़ना है, मॉडल पेपर हर हाल में पढ़ना है। तीन चीज आपको जो बताए नहीं, तीन चीज आपको हर हाल में पढ़ना है, तो ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पांचवा पॉइंट जो हमारे पास दिया गया, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और हम लोग अक्सर गलती करते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय हम अभी किस चीज पे एक्सपेंड करते हैं, किस चीज पे अभी खर्च करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप में से कई ऐसे मेरे दोस्त होंगे, मेरे भाई होंगे, जो क्या करते होंगे, आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो एक ही सब्जेक्ट को लगातार पढ़ते रहते होंगे, या अभी से आप लोग नोट्स बनाते होंगे या नोट्स बनाने पे अपना ध्यान देते होंगे। तो आपको अभी से काम क्या करना होगा, आपके पास समय बहुत कम बच चुका है, 40 से 50 दिन का समय एग्जाम में है। अभी से आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो अभी से आपको सिर्फ दो काम करना चाहिए। क्या, अभी से सिर्फ आपको दो काम करना चाहिए। सबसे पहला काम है कि याद करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए कि आपको याद करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना आपका माइंड में रहेगा, जितना आपको आपके दिमाग में रहेगा, वही आपके एग्जाम में काम देगा। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है कि आप ज्यादा नया चीज नहीं पढ़िए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप याद कीजिए। जितना आप याद कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और उसके बाद दूसरा यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि रिवीजन। क्या, रिवीजन। और रिवीजन एक ऐसा चीज है जिसे मैक्सिमम स्टूडेंट कतराते हैं, रिवीजन करना नहीं चाहते हैं। और रिवीजन जब आप नहीं कीजिएगा तो आप कितना भी याद कर लीजिएगा, आप उसको भूल जाइएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि रिवीजन आपको करना चाहिए। और रिवीजन करने का तरीका आपको बताए हैं कि सबसे पहला आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, आपको वीकली बेसिस पे रिवीजन करना है। मतलब डेली भी रिवीजन करना है और वीकली भी रिवीजन करना है। तो डेली रिवीजन कैसे करना है, आपका 5 गो सब्जेक्ट रहेगा, तो प्रत्येक सब्जेक्ट पर आपको 1 घंटा का समय हर एक दिन रिवीजन में देना है। क्या, रिवीजन में देना है। तो आपका 5 गो सब्जेक्ट रहेगा, तो 5 घंटा तो सिर्फ आपको रिवीजन करना है, हर हाल में करना है। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा आपको एक बेहतर अंक नहीं आएगा। और उसके बाद दूसरा यहाँ पे बात करते हैं कि वीकली रिवीजन आपको कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि वीकली रिवीजन अब सप्ताह में 5 दिन स्टडी कीजिए, लेकिन 2 दिन का समय निकालिए। एक होता है सैटरडे और एक होता है संडे। सैटरडे और संडे को नया चीज कुछ भी नहीं पढ़िए, आप जो एक सप्ताह पढ़े हैं उसी का सिर्फ रिवीजन कीजिए। और यही आपका टारगेट होना चाहिए, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। और आपको पता है जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपको एक बेहतर परसेंटेज आएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लिया जाए अगला पॉइंट के बारे में। छठा पॉइंट हमारे पास क्या दिया वो गया है कि आपका हैंड राइटिंग। क्या, हैंड राइटिंग। कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं, जो क्या करते हैं, हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। और हमेशा यहाँ पे क्या होता है कि आपका हैंड राइटिंग यदि अच्छा नहीं रहेगा तो नंबर कटेगा। और आपका हैंड राइटिंग ठीक तो है, लेकिन आपका स्पीड ही नहीं है। जब आपका स्पीड नहीं रहेगा तो एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। जब आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर कीजिएगा तो आपको पूरा में से पूरा अंक तो नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको अभी से अपने हैंड राइटिंग के ऊपर काम करना है। तो हैंड राइटिंग के ऊपर क्या काम करना होगा, सबसे पहले आपका लिखावट जो है साफ सुथरा होना चाहिए। क्या, साफ सुथरा होना चाहिए। और दूसरा चीज यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना चाहिए कि हैंड राइटिंग तो अच्छा हो, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको स्पीड को भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक स्पीड नहीं रहेगा तब तक आप पूरा क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। और जब तक पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं रहेगा आपको एक बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। हर एक सब्जेक्ट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर छूटेगा। तो इसलिए मेरा सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको स्पीड को मेंटेन करके रखना होगा। तो हैंड राइटिंग के लिए आपको काम क्या करना है, आपको 2 चीज करना है कि आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, उसके साथ ही साथ स्पीड होना चाहिए। तो हैंड राइटिंग में जानते हैं आप क्या कर सकते हैं, जो आप क्वेश्चन को याद कीजिएगा उसको आप लिखने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होगा और आपका हैंड राइटिंग भी यहाँ पे होगा, इंप्रूव होगा। तो लिखने का प्रयास आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। और मेरा तो ऐसा मानना है कि आप क्या कीजिए, मॉडल पेपर का एक सेट उठाइए या क्वेश्चन बैंक लीजिए, आपको किसी भी ईयर का उठा लीजिए, 3 घंटा का समय फिक्स कीजिए और अपने आप को यहाँ समझिए कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं और 3 घंटा में आप पेपर सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। यदि आप पेपर सोल्व नहीं कर पाते हैं तो अपना स्पीड को बढ़ाइए। अब जब इस तरह से 8 से 9 सेट का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके अंदर इतना हैबिट तो डेवलप हो जाएगा, आप 3 घंटा के अंदर हर एक सब्जेक्ट को आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हैंड राइटिंग पे अपना जरूर फोकस कीजिएगा। हैंड राइटिंग खराब रहेगा तो आप उसके द्वारा भी नंबर काटा जाता है एग्जाम में। और उसके बाद सबसे लास्ट सजेशन मेरा यही रहेगा, आपको बताए दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना है। क्या, ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना
करना है और सभी सब्जेक्ट को आपको कॉमन लेकर के चलना है, सभी सब्जेक्ट पे आपको बराबर ध्यान देना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं रहता है। मुझे उम्मीद है 110% या विश्वास है आपको पूरा चीज समझ में आ गया होगा कि आपको एग्जाम से पहले अभी से आपको क्या नहीं करना चाहिए, किस किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।